अंतरराष्ट्रीय राजनीति के खाड़े से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने महाशक्ति होने का दम भरने वाले अमेरिका के अहंकार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। दरअसल पश्चिम एशिया के सुलगते मैदानों से ईरान ने एक ऐसा बड़ा और सनसनीखेज दावा कर दिया है जिसके बाद वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया है। ईरान का सीधा और दो टूक कहना है कि जो अमेरिका दुनिया भर में अपनी धौंस जमाता फिरता था, आज उसकी अपनी सरकार अंदरूनी कलह और मतभेदों के चलते ताश के पत्तों की तरह ढहने की कगार पर पहुंच गई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जो खुद को कूटनीति का उस्ताद समझता है, आज अपने के ही बुने हुए चाल में फंसकर घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति में गुजर रहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। आपको बता दें कि दुनिया के ठेकेदार बनने वाले अमेरिका को आईना दिखाते हुए ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकीर गालिबाफ ने सीधे वॉशिंगटन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। गालिबाफ का दावा है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच हुआ 14 बिंदुओं का ऐतिहासिक इस्लामाबाद समझौता यानी कि MOU असल में पश्चिम देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। इस समझौते को ईरान, अमेरिका और इजराइल की करारी हार का वो जीता जागता दस्तावेज बता रहा है जिसे निगलना अब बाइडेन और ट्रंप दोनों की साख के लिए नामुमकिन हो चुका है। सच तो यह है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली की तर्ज पर शांति का राग अलापने वाला अमेरिका खुद अब इस चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे दिलचस्प और ध्यान खींचने वाली बात यह है वो है इजराइल की छटपटाहट और उसकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकतें। ईरान का आरोप है कि इजराइल किसी भी कीमत पर अमेरिका और ईरान के बीच हुई इस बड़ी डील को परवान चढ़ने नहीं देना चाहता और उसे मिटिया मेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा। इजराइल को यह भली भांति समझ आ चुका है कि अगर यह समझौता पूरी तरह से जमीन पर लागू हो गया तो मध्य पूर्व में उसकी चौधराहट हमेशा हमेशा के लिए मटियामेट हो जाएगी। और यही वजह है कि लेबनान की धरती पर इजराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई को अचानक से तेज कर दिया, जो उसकी ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि उसकी घबराहट और बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिका की नीयत हमेशा से ही हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर वाली रही। एक बार फिर से ये कहावत दोहरा देते हैं, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की फितरत हमेशा से ही एक कहावत है, हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। वही अमेरिका की फितरत रही है, लेकिन इस बार ईरान ने उसकी इस दोहरी चाल को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम बड़े बड़े वादे करके समझौते की मेज पर बैठती है और दूसरी तरफ उन्हीं के सिपहसालार इस पूरी डील की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में रहते हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन के हुक्मरान चाहे जितनी भी कूटनीतिक पैतरेबाजी कर ले, लेकिन इस बार उनका पाला एक ऐसे मुल्क से पड़ा है जिनकी हर गीदड़ भपकी का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। पश्चिम एशिया में शांति का मसीहा बनने का ढोंग करने वाले अमेरिका की कलह पूरी तरह से खुल चुकी। आइए अब तफसील से समझते हैं कि ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकीर गालिबाफ ने अपनी स्विट्जरलैंड यात्रा के बाद वॉशिंगटन, अगर हम नजर डालें तो हाल ही में गालिबाफ स्विट्जरलैंड की दौरे पे थे, यानी कि उस यात्रा के दौरान वैश्विक मीडिया के सामने के सनसनीखेज खुलासे किए गए। गालिबाफ ने डंके की चोट पर कहा कि स्विट्जरलैंड के मंच पर जो बातचीत हुई उसका असली मकसद इस्लामाबाद समझौते की शर्तों को अमली जामा पहनाना था, लेकिन नेक काम से 100 अड़चनों की तर्ज पर इजराइल ने लेबनान में बमबारी और सैन्य कार्रवाई बढ़ाकर इस पूरी प्रक्रिया में रोड़े अटकाने का घिनौना काम शुरू कर दिया। ये सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि इजराइल अमेरिकी हुक्म अगर देखा जाए तो इजराइल अमेरिकी हुकूमत के फैसलों को भी अंगूठा दिखाने से बाज नहीं आ रहा। ईरान के इस तीखे वार ने अमेरिका की उस छवि को मिटियामेट कर दिया है जिसे वो दुनिया के सामने सुपर पावर के रूप में पेश करता है। गालिबाफ का कहना है कि ये 14 सूत्रीय समझौता असल में लेबनान की संप्रभुता को बहाल करने, वहां जारी बेगुनाहों के कत्लेआम को रोकने का एक बड़ा जरिया था। समझौते के पहले ही बंदों में साफ साफ लिखा गया
कि लेबनान की आधिकारिक सीमाओं और नक्शे के मुताबिक जंग को तुरंत रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही ये तय हुआ था कि जो लोग इस भीषण युद्ध के कारण अपनी हर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हुए, वो अब सम्मान अपने घरों को लौटेंगे और कब्जा की गई जमीन से दुश्मन सेना को उल्टे पांव वापस जाना हो। लेकिन इजराइल को तो जैसे शांति शब्द से ही नफरत है। उसने जैसे ही देखा कि अमेरिकी प्रशासन घुटने टेकने कर, अगर देखा जाए तो घुटने टेकने कर ईरान के सामने समझौता कर रहा है, उसने अपनी सैन्य आक्रामकता को दुगना कर दिया। ईरान का दावा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार इस बात से बुरी तरह डरी हुई है कि यह समझौता अमेरिका और ज़ायोनी शासन की ऐतिहासिक पराजय का वो काला पन्ना है जिसे इतिहास में कभी मिटाया नहीं जा सकता। इजराइल ने जानबूझकर लेबनान में बारूद बरसाने तेज कर दी ताकि इस समझौते को जमीन पर लागू करना पूरी तरह से नामुमकिन बना लिया जाए और अमेरिका को एक बार फिर युद्ध की आग में झोंक दिया जाए। अमेरिकी हुकूमत की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वहां एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली नीति चलती, लेकिन इस बार उनके घर के अंदर ही महाभारत छिड़ चुकी है। गालिबाफ ने अमेरिकी सरकार के खोखलेपन को उजागर करते हुए दावा किया कि इस डील को लेकर खुद ट्रंप की टीम के भीतर सिर्फ फुटबॉल मची हुई है। उन्होंने किसी और का नहीं बल्कि अमेरिका के भावी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का नाम लेकर तंज कसा। गालिबाफ के मुताबिक वॉशिंगटन के इन बड़े नेताओं के बीच की आपसी खींचतान इस कदर बढ़ चुकी है कि पूर्व की तरफ भाग रहा है तो दूसरा पश्चिम की तरफ। ईरान के संसद अध्यक्ष ने मार्को रूबियो की हरकतों पर गहरा एतराज जताते हुए कहा कि रूबियो एक अलग ही राग अलाप रहे हैं, जबकि जेडी वेंस का रास्ता पूरी तरह से अलग है। पिछले गुरुवार को रूबियो ने बहरीन में फारस की खाड़ी के तट पर जो भी कदम उठाए वो सभी इस शांति समझौते और पूरे खाड़ी देशों को हितों के खिलाफ थे। रूबियो ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रणनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर विरोध जताया, जो इस बात को साबित करता है कि अमेरिकी प्रशासन के भीतर बैठे कुछ तत्व अभी भी युद्ध के सौदेगारों के इशारों पर नाच रहे हैं और आस्तीन का सांप बनकर इस शांति समझौते को डसने की फिराक में। ईरान ने अमेरिका को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि वॉशिंगटन के ये हुक्मरान चाहे जितने भी पैतरे बदल ले, चाहे जितने भी रंग बदले, लेकिन तेहरान अपने रुख पर अंगद के पैर की तरह मजबूती से खड़ा है। गालिबाफ ने दो टुकड़े लफ्जों में कहा कि हमारे दुश्मन चाहे जितने भी षड्यंत्र रच ले, हमारे पास एक हस्ताक्षरित समझौता है और हम उसकी एक एक शर्त को लागू करवा ही लेंगे, यानी कि लागू करवा कर ही दम लेंगे। अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो समझौते कर मुकर जाता है, लेकिन इस बार ईरान ने उसे ऐसी चक्रव्यूह में घेरा है जहां से बिना अपनी साख गवाए निकलना अमेरिका के बस की बात नहीं रही। अब बात करते हैं उस कूटनीतिक ड्रामे की जो इस समय कतर की राजधानी दोहा में खोला जा रहा है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो सबसे करीबी सिपसालाह अचानक पहुंच गए। ट्रंप के पश्चिम एशिया मामलों के विशेष अगर देखा जाए दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर का मंगलवार को कतर पहुंचना इस बात का साफ इशारा है कि अमेरिका के भीतर कितनी बड़ी बेचैनी। अमेरिका डूबते को तिनके का सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहाजों की आवाजाही के लिए फिर से खोलने की कोशिशों के बीच जो गोलीबारी हुई है उसने ट्रंप प्रशासन की रातों की नींद उड़ा दी। लेकिन ईरान ने भी यहां अपनी कूटनीतिक संप्रभुता का परिचय देते हुए अमेरिका के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तेहरान ने साफ और स्पष्ट शब्दों में ऐलान कर दिया है कि कतर की धरती पर अमेरिकी दूतों के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत या बैठक की कोई योजना नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने प्रेस ब्रीफिंग में वॉशिंगटन के अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ किसी भी स्तर पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका सोच रहा था कि वो अपने दूत भेजकर पर्दे के पीछे से कोई चाल चल लेगा, लेकिन ईरान ने उनके इस मंसूबे को 9 दिन चले 2.5 कोस साबित कर दिया। कतर की सरकार ने भी ईरान के दावों पर मोहर लगाकर अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने खुद मीडिया के सामने आकर पुष्टि की है कि दोहा में मौजूद अमेरिकी दूतों और ईरानी राजनयिकों के बीच कोई सीधी मुलाकात नहीं होने वाली। कतर ने साफ किया कि फिलहाल केवल मध्यस्थतों के जरिए तकनीकी स्तर की बातचीत चल रही है, जिसमें किसी भी उच्च स्तरीय ईरानी अधिकारी के शामिल होने की कोई संभावना नहीं।
अमेरिका के लिए ये किसी बड़े कूटनीतिक झटके से कम नहीं, क्योंकि उनके दूतों को दोहा में इंतजार की कड़वी घूंट पीने की आदत पड़ गई। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने स्पष्ट किया है कि कतर के अधिकारियों के साथ बुधवार को होने वाली बैठक का एजेंडा पूरी तरह से तकनीकी है और इसका फोकस केवल समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर है। इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा ईरान की कतर में फंसी हुई 6 अरब डॉलर की वो प्रतिबंधित वित्तीय संबंधित अगर देखा जाए संपत्ति है, जिसे अमेरिका ने अवैध रूप से ब्लॉक करवा रखा था। ईरान अपनी इस गाढ़ी कमाई को वापस लेने के लिए कतर के साथ सीधी बात कर रहा है और इसमें वो किसी भी तीसरे पक्ष, खासकर अमेरिका की दखल अंदाजी को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं। कतर के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कतर के बैंकों में रखे ईरान के 6 अरब डॉलर के फ्रीज किए गए फंड अभी तक पूरी तरह से तेहरान को हस्तांतरित नहीं किए जा सके। ईरान का कहना है कि ये फंड उसका संप्रभु अधिकार है और अमेरिका ने जिस तरह से इस पैसे को बंधक बना रखा था वो उसकी जबरदस्ती की चौधराहट का उदाहरण है। बागेई ने एक बार फिर लेबनान संकट पर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि समझौते के पहले प्रावधान के मुताबिक अमेरिका के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध को समाप्त करने की अपनी लिखित प्रतिबद्धता को निभाए। ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहा कि अगर वो खुद को एक जिम्मेदार देश समझता है तो उसे अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना ही होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका को यह भी नसीहत दी है कि वो अपने पाले हुए जायोनी शासन यानी कि इजराइल को भी अपने वादों का पालन करने के लिए बाध्य करे। अमेरिका अक्सर दुनिया भर को मानवाधिकार और संधियों का पाठ पढ़ाता है, लेकिन जब बात उसके अपने या उसके लाडले इजराइल की आती है तो वो अंधा बाटे रेबड़ी फिर अपनों को दे वाली कहावत चरितार्थ करने लगता है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी वादों का आकलन हवाई बयानों से नहीं बल्कि समझौते के अक्षरों के आधार पर होगा। जब संवाददाताओं ने ईरानी प्रवक्ता से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फैली बारूदी सुरंगों को हटाने के बारे में सवाल पूछा तो बागेई का जवाब अमेरिका के अहंकार को चकनाचूर करने वाला था। उन्होंने गर्व से कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए ईरान को दुनिया की किसी भी विदेशी ताकत या अमेरिकी मदद की रत्ती भर भी आवश्यकता है। दरअसल ईरान अपनी सीमाओं और जल क्षेत्र की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा कि इस मामले में किसी भी बाहरी देश का दखल कभी भी सद्भावनापूर्ण नहीं माना जाएगा और इससे स्थिति सुधरने के बजाय और अधिक पेचीदा हो जाएगी। इस पूरे परिदृश्य को देखकर यह साफ हो जाता है कि मध्य पूर्व की बिसात पर इस समय अमेरिका और इजराइल दोनों ही गाठ के उल्लू बनकर रह गए। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकीर गालिबाफ और विदेश मंत्रालय के बयानों ने यह साफ साबित कर दिया है कि तेहरान इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। वो अमेरिका की हर चाल का जवाब उसी की भाषा में दे रहा है। अमेरिकी दूत कतर में बैठकर हाथ मिलते रह गए हैं और ईरान ने उनके साथ सीधे बैठकर और बैठने से इनकार करने का ये दिखा दिया है और उन्होंने मना कर दिया है कि अब दुनिया वॉशिंगटन के इशारों पर नहीं नाचने वाली। दरअसल अमेरिका के नए नवेले प्रशासन के लिए स्थिति आगे कुआ पीछे खाई जैसी हो चुकी। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े दावे किए थे कि वो सत्ता में आते ही दुनिया भर के युद्ध रुकवा देंगे और ईरान को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, लेकिन हकीकत की जमीन पर कदम रखते ही उनके दावों की हवा निकल गई। उनके अपने ही दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर को दोहा के होटलों में बैठकर मध्यस्थतों के संदेशों का इंतजार करना पड़ रहा है, जो ये दर्शाता है कि अमेरिकी कूटनीति का सूरज अब ढलने की ओर अग्रसर। ईरान की संसद के भीतर से उठी आवाज सिर्फ एक बयान है, बल्कि उस बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रतीक है जहां अब विकासशील और क्षेत्रीय ताकतें महाशक्तियों को आंखें दिखाने की हैसियत में आ चुकी। गालिबाफ का ये कहना है कि अमेरिकी सरकार के अंदर मार्को रूबियो और जेडी वैंस जैसे शीर्ष नेता आपस में ही भिड़े हुए हैं। वॉशिंगटन की आंतरिक कमजोरी को सरेआम करता है। जब किसी देश की विदेश नीति चलाने वाले ही आपस में लाठी लाद कर रहे हों तो वो देश दुनिया की समस्याओं का खाक समाधान निकालेगा। इजराइल की भूमिका इस पूरे विवाद में एक ऐसा विलेन जैसी हो गई है जो अपनी बर्बादी को करीब देखकर और ज्यादा हिंसक हो जाता है। ईरान ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है कि लेबनान में इजराइल द्वारा बढ़ाई गई बमबारी दरअसल उसकी बहादुरी नहीं बल्कि उसकी कायरता और समझौते के डर से पैदा हुई बौखलाहट। दरअसल
इजराइल जानता है कि अगर इस 14 सूत्रीय समझौते के तहत लेबनान की सीमाओं का सम्मान बहाल हो गया तो उसका विस्तारवादी एजेंडा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इसलिए वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा की तर्ज पर शांति प्रक्रिया में ही घूट निकल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में कतर की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय अगर देखा जाए तो सराहनीय रही। कतर ने एक निष्पक्ष मध्यस्थ की तरह व्यवहार करते हुए अमेरिका के उन दावों की हवा निकाल दी जिसमें वो दिखावे की कोशिश कर रहा था कि ईरान उसके सामने बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा। कतर के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए साफ कर दिया है कि कोई उच्च स्तरीय बैठक निर्धारित नहीं है। ये अमेरिका के मुंह पर वो कूटनीतिक तमाचा है जिसकी गूंज लंबे समय तक पेंटागन और व्हाइट हाउस में सुनाई देती रही। वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं को अब ये समझ लेना चाहिए कि रात गई बात गई के दिन लग चुके हैं। वो अब किसी भी देश पर प्रतिबंधों का डर दिखाकर ये अपनी नौसेना के दम पर मनमाना समझौता नहीं थोप सकते। ईरान ने अपने 6 अरब डॉलर के फ्रीज किए गए फंड को वापस लेने की शर्त को जिस मजबूती से कतर के सामने रखा है वो उसकी आर्थिक संप्रभुता की लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा है। अमेरिका ने सालों तक दुनिया के देशों की संपत्ति को फ्रीज करके जो दादागिरी चलाई है अब उसका हिसाब चुकता करने का वक्त आ चुका है। ईरान के तेवर इस समय 7वें आसमान पर, और हो भी क्यों ना, आखिरकार उसने उस अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है जो कभी उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकने की धमकियां देता है। मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का टीवी इंटरव्यू इस बात का गवाह है कि ईरान के भीतर कूटनीतिक और राजनीतिक मोर्चे पर कोई मतभेद नहीं है। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। वो चायोनी शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए लेबनान और पूरे क्षेत्र से विदेशी दखल को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया भी इस बात को छुपा नहीं पा रही है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर गहरे मतभेद है। मार्को रूबियो का खाड़ी देशों के खिलाफ जाना और जेडी वेंस का दूसरा रास्ता अख्तियार करना ये साफ करता है कि अमेरिका में इस समय जितने मुंह उतनी बातें ही हो रही है। एक मजबूत देश की निशानी होती है कि उसकी विदेश नीति एक सुर में बोलती है, लेकिन अमेरिका में तो हर नेता खुद को राष्ट्रपति से ऊपर समझकर अपनी खपली अपना राग बचाने में व्यस्त है। इस पूरे मामले में लेबनान की जनता की दुर्दशा को भी नहीं भुलाया जा सकता। जैसे इजराइल ने अपनी कूटनीतिक सनक की वेदी पर चढ़ा दिया है, ईरान ने साफ किया कि समझौते का असली मकसद लेबनान की धरती पर वहां की चुनी हुई सरकार का पूरा अधिकार वापस लाना और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेबनानी सेना को सौंपना। लेकिन इजराइल को ये मंजूर नहीं क्योंकि वो लेबनान को हमेशा स्थिर और कमजोर देखना चाहता है ताकि वो जब चाहे वहां घुसपैठ कर सके। अमेरिका इस बर्बरता पर मौन रहकर इजराइल का साथ दे रहा है जो उसकी बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली नीति को उजागर करता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने जिस आक्रामक अंदाज में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए उसने अमेरिकी कूटनीतिज्ञों के पसीने छुड़ा दिए हैं। उनका यह कहना कि हमें अपनी सुरक्षा या बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए किसी बाहरी देश की सद्भावना और संभावना की जरूरत नहीं है, अमेरिका के उस पाखंड पर चोट है जिसके तहत वो मदद के बहाने दूसरे देशों में अपनी सेनाएं घुसा देता है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि फारस की खाड़ी उसकी अपनी जागीर है और वहां किसी भी अमेरिकी जहाज की अनधिकृत मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के दावा जेरेड कुशनर का कतर का दौरा भी इस कूटनीतिक हताशा का हिस्सा है। कुशनर जो पिछले कार्यक्रम में अब्राहिम अकार्ड्स के जरिए मध्य पूर्व में अमेरिका का सिक्का जमाने का दावा करते थे, आज दोहा के बंद कमरों में तकनीकी अधिकारियों के सामने मिन्नतें करने को मजबूर है। ये समय का चक्र है जो घूम चुका है। कल तक जो अमेरिका दूसरों को किस्मत का फैसला करता था, आज वो खुद अपनी इज्जत बचाने के लिए मध्यस्थतों के चक्कर काट रहे हैं। इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा सबक ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को खिलौना समझने की अमेरिकी आदतापूर्ति पर भारी पड़ रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के किसी भी मौखिक आश्वासन पर विश्वास नहीं करेगा, यानी कि वर्बल। कूटनीति की मेज पर केवल उसी दस्तावेज की अहमियत होगी जिस पर हस्ताक्षर किए गए और जिनके प्रावधानों का पालन जमीनी स्तर पर दिखेगा। अमेरिका के लिए अब सांप मरे और लाठी भी न टूटे वाली रणनीति काम नहीं आने वाली। उसे या तो पूरी तरह पीछे हटना होगा या फिर अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का भी मानना है कि ईरान का ये दावा कि अमेरिकी सरकार अंदर से टूट चुकी है पूरी तरह से निराधार नहीं है। जब कोई महाशक्ति लंबे समय तक बाहरी युद्धों में उलझी रहती है और उसके घरेलू हालात बिगड़ने लगते हैं तो उसके नेतृत्व में इस तरह की दरारें आनी स्वाभाविक है। दरअसल
ट्रंप की टीम में शामिल कॉर्पोरेट लॉबी और युद्ध समर्थक गुटों के बीच का ये अंत विरोध अब खुलकर सड़क पर आ गया है, जिसका पूरा फायदा उठाने के लिए ईरान ने अपनी कमर कस ली है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी ये समझौता एक बुरे सपने जैसा है। वो हमेशा से अमेरिका को ईरान के खिलाफ एक पूर्ण युद्ध में झोंकने का सपना देखते रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अमेरिका खुद अपनी जान बचाने के लिए ईरान के साथ 14 बिंदुओं के समझौते पर दस्तखत कर रहा है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी हताशा में उन्होंने लेबनान में अपनी सैन्य ताकत का ऐसा नंगा नाच शुरू किया है जो पूरी दुनिया को दहला रहा है। लेकिन ईरान इस गिदड़ भपकी से डरने वाला नहीं। कतर की राजधानी दोहा में इस समय जो तकनीकी बैठकें चल रही हैं, वो आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की नई रूपरेखा तय करेगी। ईरान ने साफ करके कि ये अमेरिका से सीधे बात नहीं करेगा, अपनी कूटनीतिक गरिमा को सर्वोच्च स्थान दिया है। वो दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका कोई ऐसा विशेष देश नहीं जिसके बुलावे पर ईरान तुरंत दौड़ा चला है। ये जैसे को तैसा का सटीक उदाहरण है, क्योंकि अमेरिका ने भी दशकों तक ईरानी राजनयिकों के साथ ऐसा ही अड़ियल रवैया अपनाया था। ईरान के 6 अरब डॉलर के फ्रीज किए गए फंड का मुद्दा केवल पैसों का नहीं, बल्कि ईरान के आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका है। कतर के बैंकों में बंद ये पैसा अब तक ईरान के हाथों में नहीं पहुंच जाता, तब तक ये शांति समझौते के बाकी, अगर देखा जाए तो बाकी प्रावधानों पर आगे बढ़ने की गति को धीमा रखेगा। ये अमेरिका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक फांस बन चुका है, क्योंकि अगर वो पैसा रिलीज करता है तो उसकी घरेलू राजनीति में ट्रंप की किरकिरी होगी, और अगर नहीं करता तो ये समझौता पूरी तरह टूट जाएगा, जिसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बहरीन यात्रा और उनके द्वारा खाड़ी देशों के खिलाफ दिए गए बयानों के अमेरिका के असली चेहरे को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया है। एक तरफ शांति वार्ता का ढोंग और दूसरी तरफ खाड़ी के देशों को धमकाने की नीति। ये अमेरिका का वो चरित्र है जिससे पूरी दुनिया अब तंग आ चुकी है। ईरान ने रूबियो के इस कदम की कड़ी शब्दों में निंदा करके ये साफ कर दिया है कि वो क्षेत्र के बाकी देशों के साथ मिलकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक दूसरे और मजबूत मोर्चे बनाने को तैयार है। यानी कि इस पूरी, अगर देखा जाए तो इस समय पूरी दुनिया की नजरें दोहा पर टिकी है, जहां बंद कमरों में मध्य पूर्व के भविष्य का फैसला हो रहा है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की कतर यात्रा ये साबित करती है कि ट्रंप प्रशासन इस समझौते को लेकर कितना गंभीर और डरा हुआ है। वो जानते हैं कि अगर ये डील फेल होती है तो फारस की खाड़ी में अमेरिकी हितों को ऐसा नुकसान पहुंचेगा जिसकी भरपाई वो अगले कई दशकों तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन ईरान ने उनके इस डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ का ये कहना कि हमारी लड़ाई चायोनी शासन से है, ये स्पष्ट करता है कि ईरान इस पूरे विवाद में वैचारिक रूप से कितना सुदृढ़ है। वो इजराइल की हरकतों को अमेरिकी कमजोरी के चश्मे से देख रहा है। उनका मानना है कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो अमेरिकी शह पर ही कर रहा है। भले ही अमेरिकी प्रशासन दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश करे कि इजराइल उनके नियंत्रित से बाहर है, ये अमेरिका की हाथी के दांत वाली रणनीति का हिस्सा जिसे ईरान ने पूरी तरह नाकाम कर दिया है। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नेतृत्व इस समय पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस समय उनके पक्ष में अमेरिका की आर्थिक स्थिति और उसकी आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद कमजोर कर दिया है। ट्रंप प्रशासन जो कभी अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर दुनिया को डराता था, आज खुद अपनी सरकार को बिखेरने से बचाने के लिए कतर जैसे छोटे देशों के मध्यस्थतों के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। इस स्क्रिप्ट के आखिरी पड़ाव पर आकर यह साफ हो जाता है कि मध्य पूर्व की राजनीति में अब अमेरिका की स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। ईरान ने अपनी शर्तों पर अमेरिका को समझौते की मेज पर लाकर यह साबित कर दिया है कि ताकत केवल हथियारों में नहीं बल्कि सही समय पर सही कूटनीतिक चाल चलने में होती है। अमेरिका के दूत दोहा में चाहे जितने दिन डेरा डालें, जब तक वो ईरान की संप्रभुता और उसके अधिकारों का पूरा सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें खाली हाथ ही वॉशिंगटन लौटना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर सुलगते हुए पश्चिम एशिया से आई इस खबर ने यह साफ कर दिया है कि महाशक्ति होने का घमंड पालने वाले देशों का अंत कैसा होता है। अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी अब आखिरी सांसें गिन रही है और ईरान का यह आक्रामक रुख इस बात का गवाह है कि आने वाले समय क्षेत्र के देशों का होगा, न कि 7 समंदर पार से आकर दादागिरी करने वाले मुल्कों का। ट्रंप सरकार के अंदर ही फूट और इजराइल की बौखलाहट ने इस पूरे ड्रामे को एक बेहद रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज के इस विशेष विश्लेषण में बस इतना है, लेकिन
बड़ी कूटनीतिक और सनसनीखेज ये थी कि जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह से उलट-पुलट कर रख दिया। ईरान के इस ऐतिहासिक और साहसिक दावे ने अमेरिका के अहंकार की चूल्हे हिलाकर रख दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोहा की बंद कमरों से क्या निकलकर सामने आता है, या फिर अमेरिका एक बार फिर अपनी पुरानी आदतों के चलते इस शांति समझौते की बलि चढ़ा देता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा एक खास शो। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।